नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध अगले 25 वर्ष में भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग होगा। भारत और अमेरिका ने चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में क्षेत्रीय स्थिरता और कानून के शासन को प्रोत्साहित करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट और मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर। सरकार ने पुलवामा और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से लू की चपेट में। दक्षिण अफ्रीका में FIH महिला जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज शाम 5 बजे भारत का सामना इंग्लैंड से। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मणिपुर के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष खोमजाम दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 23 अप्रैल। खोमजाम का युद्ध एंग्लो मणिपुर युद्ध का महानतम युद्ध था, जिसमें मेजर पावनो ब्रजवासी, चिंगलेन साना, खुम्बोंग मेजर, लोइतोंगबा जामादार, केइसा जामादार, हेरांग खोंगजा और मणिपुर के कई अन्य योद्धाओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के महदैया मठ परसा पट्टी की पुतुल कुमारी। मेरा नाम पुतुल कुमारी है। मैं मुजफ्फरपुर जिले साहेबगंज प्रखंड महदैया मठ गांव का निवासी हूँ। मैं पेशे से गृहिणी हूँ, लेकिन मैं आकाशवाणी समाचार के अलावा और से कार्यक्रम सुनती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आकाशवाणी से आजादी के 85वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव प्रतियोगिता का विजेता चुना गया है। इसके लिए आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 70वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने फिजी में गिरमिटिया मजदूरों को संगठित किया था। भारत लौटने पर उन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने फिजी में गिरमिटिया मजदूरों को संगठित किया था। भारत लौटने पर उन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध अगले 25 वर्ष में भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग होगा। कल शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने ये बात कही। आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम
अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका स्वाभाविक भागीदार हैं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से 1 दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन के बुचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हाल की हत्या बहुत परेशान करने वाली है। हाल में बुचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका 2 जीवंत लोकतंत्र हैं जो मजबूत और प्रगतिशील रक्षा भागीदारी साझा करते हैं। श्री बाइडेन ने कहा कि सतत परामर्श और बातचीत ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। Continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-India relationship continues to grow deeper and stronger, delivering our people and our global good that we all are seeking to manage, particularly in your part of the world. भारत और अमेरिका के बीच कल रात वाशिंगटन में चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई। बातचीत में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और कानून के शासन का संकल्प दोहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीकी कंपनियों को रक्षा, एरोस्पेस और मेक फॉर इंडिया विश्व कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। कि भारत और अमेरिका के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और मैंने यह आग्रह किया है अमेरिका से कि अमेरिका आकर भारत में यहाँ पर फोकस करे, विशेष रूप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर। यहाँ की जो OEMs हैं वो भारत में आए, उनका स्वागत है, क्योंकि भारत में का एक निर्णय है मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत को यदि हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक ऊर्जा रूस से खरीदता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की 1 महीने की खरीद यूरोप की 1 दिन की खरीद से कम होगी। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादक देश मानता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत को यूक्रेन चुनौती से निपटने के बारे में अपने निर्णय स्वयं करने होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ ने कल कहा कि रूस के सैन्य अभियानों की शुरुआत के बाद से अब तक यूक्रेन में 6 सप्ताह में लगभग 2/3 बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने 142 युवाओं की मृत्यु की पुष्टि भी की है। यूनिसेफ के आपातकालीन कार्यक्रम के निदेशक मैनुअल फॉन्टेन ने बताया कि यूक्रेन के 48 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
42। 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में अहमदाबाद के पास अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी किया। ये परिसर 50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गुजरात में कई सामाजिक गतिविधियों के लिए दानकर्ताओं की पुरानी परंपरा रही है और इस परंपरा को निभाने में पाटीदार समुदाय सबसे आगे रहा है। समृद्धि और धन धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा के प्रति हमारी अगाध आस्था रही है। पाटीदार समाज तो धरती माता से सीधा जुड़ा रहा है। मां के प्रति इस अगाध श्रद्धा के चलते ही कुछ महीने पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस काशी ले आए। माता की इस मूर्ति को दशकों पहले काशी से चुराकर विदेशों में पहुंचा दिया गया था। श्री मोदी ने कहा कि जन सहायक ट्रस्ट हीरामणि आरोग्य धाम का विकास करेगा, जिसमें एक बार में 14 व्यक्तियों के लिए डायलिसिस की सुविधा होगी और मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य जांच के लिए आधुनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला भी होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद और श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट तथा जन सहायक ट्रस्ट के ट्रस्टी नरहरि अमीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और कई गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को राज्य के विभिन्न हिस्सों में 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री केशव महंता ने कहा कि प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ में आयोजित एक समारोह में इन अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध अगले 25 वर्षों में भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग होगा। भारत और अमेरिका ने चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में क्षेत्रीय स्थिरता और कानून के शासन को प्रोत्साहित करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट और मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर। सरकार ने पुलवामा और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में लू की चपेट में। दक्षिण अफ्रीका में FIH महिला जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज शाम 5 बजे भारत का सामना इंग्लैंड से होगा और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट XE पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्री मांडविया ने अधिकारियों को कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने पर भी जोर दिया। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 15,65,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में देश में 799 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 10,889 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। महाराष्ट्र सरकार ने समूचे राज्य में 2 मई से सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश होने की घोषणा की है। स्कूल 13 जून से फिर खुलेंगे। स्कूलों को गर्मियों और दिवाली की छुट्टियों को कम करके गणेशोत्सव या क्रिसमस जैसे त्योहारों की छुट्टी तय करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद की 27 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। कई स्थानों पर मतगणना जारी है। अब तक मिले रुझानों और नतीजों के अनुसार भाजपा इनमें से अधिकतर सीटों पर या तो जीत गई है या बढ़त बनाए हुए है। 9 विधान परिषद सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। भाजपा ने अब तक 17 सीटें जीती हैं, जबकि वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा है। भाजपा आजमगढ़ और प्रतापगढ़ से हार गई है। 9 अप्रैल को हुए मतदान में कुल 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार ने पुलवामा और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद आतंकी गुट के मोइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। आलमगीर 2019 में पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हुए आतंकी हमले का प्रमुख साजिश करता है। मंत्रालय ने संगठन के संचालन कमांडर अली काशिफ जान उर्फ जान अली काशिफ को भी आतंकवादी घोषित किया है। वो पठानकोट वायुसेना स्टेशन आतंकी हमले में सक्रिय रूप से शामिल था। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे FIH महिला जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए भारत का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। फाइनल जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच शाम 7:15 से खेला जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। टूर्नामेंट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और रोजगार तलाश रहे लोगों की सहायता के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। कार्यक्रम की तीसरी कड़ी का प्रसारण शनिवार 16 अप्रैल को रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इसे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और AIR न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। ये कड़ी भूगोल विषय पर आधारित है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की भूगोल की प्रोफेसर डॉक्टर अमृता बजाज देश भर के छात्रों से प्राप्त प्रश्नों का जवाब देंगी। छात्र अपने प्रश्न 13 अप्रैल तक व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या abhyas.air@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। अगले अंक का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमृता बजाज। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 13 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा ने कहा है कि वर्तमान में देश भर में 12,56,000 पक्के आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनमें से अधिकतर केंद्रों में पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाएं हैं। डॉक्टर महेंद्र ने आज मुंबई में आयोजित चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला में आश्वासन दिया कि शेष आंगनवाड़ी केंद्रों को भी जल्द ही बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 3,000 स्मार्ट हाउस दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देनी चाहिए और स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों का सम्मान करना चाहिए। आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन अमृत समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाना है। उस वक्त जो आजादी की जंग लड़े 1857 से लेकर 1947 तक, उनका महिमा मंडन होना चाहिए। नई पीढ़ी को इनके बलिदान, त्याग, तपश्चर्या इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और नई पीढ़ी वो देशभक्ति के जज्बे से तरबरोर होनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के शताब्दी तक ये जो 25 वर्ष का कालखंड है, उसको प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल के रूप में मनाने का एक फैसला लिया है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं शहीद भोलो और मोलो को। उन्होंने पूर्ववर्ती सिरोही राज्य में 1922 के भील गिरासिया आंदोलन में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई के दौरान 12 अप्रैल 1922 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की। भोलो और मोलो ने एक ही आंदोलन में भाग लिया था जो सरकारी अधिकारियों द्वारा जनजातीय लोगों के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से अत्यधिक ऊंची राजस्व दर और सिरोही राज्य में जबरन मजदूरी के संबंध में जनजातीय लोगों की शिकायतें दूर करने की मांग की गई थी। रोहिरा के भील और चंदेल, गिरवार तथा सेवा के पड़ोसी गांवों के निवासियों ने राज्य की देनदारियों को चुकाए बिना अपने खेतों से फसल नहीं ले जाने का आदेश का उल्लंघन किया। हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। जनजातीय लोगों की भीड़ एकत्र होने का समाचार सुनकर राज्य की सेना और अंग्रेजों के 200 सैनिक मेजर रिचर्ड्स के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दिए बिना ही 12 अप्रैल 1922 को गोलीबारी शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में भोलो, मोलो और कई अन्य गिरासिया आंदोलनकारी वीरगति को प्राप्त हुए। गोलीबारी के साथ साथ ब्रिटिश सेना ने गांव को लूटा और आग लगा दी। इन महान वीरों को हमारा नमन। हम वीर शाहजहां का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें 1857 में आजीवन कैद की सजा दी गई। 12 अप्रैल 1859 को अंडमान द्वीप समूह में उनका निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी इतिहासकार राखाल दास बंदोपाध्याय को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 12 अप्रैल 1885 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। उन्हें खुदाई के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो की प्राचीनता की खोज के लिए जाना जाता है। राखाल दास ने कोलकाता में भारतीय संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काम किया। वे भारतीय सभ्यता के व्यापक विचार वाले राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन और पुरालेखों के क्षेत्र में राखाल दास का योगदान अप्रतिम है। शिलालेखों और पांडुलिपियों के आधार पर बांग्ला लिपि के विकास का पता लगाने के लिए बांग्ला लिपि के उद्गम के बारे में उनका कार्य अग्रणी था। राखाल दास ने मुद्रा संग्रहण, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सिक्कों के महत्वपूर्ण विश्लेषण और वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में भी काम किया।
बंदोपाध्याय को मोहनजोदाड़ो में बौद्ध काल से पूर्व की कलाकृतियों की खुदाई और मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा स्थलों के बीच उल्लेखनीय समानता के लिए भी जाना जाता है। उनकी खोज के कारण दोनों स्थलों की खुदाई की गई। सभ्यता के बारे में उनकी व्याख्या और विश्लेषण अनेक आलेखों और पुस्तकों में प्रकाशित हुए, जिनमें एन इंडियन सिटी 5000 years ago, मोहनजोदाड़ो इन बांग्ला और मोहनजोदाड़ो अ फॉरगेटन रिपोर्ट प्रमुख है। उन्होंने कई ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। राखाल दास ने प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन प्रतिमाओं और असम में प्राचीन इमारतों के पुरावशेषों पर भी कार्य किया तथा तेजपुर के निकट दाह पर्वतिया में मंदिर के खंडहर के दरवाजों चौखटों की काष्ठ कला की खोज की। राखाल दास जीवन के अंत समय तक भारत के ऐतिहासिक आश्चर्यों की खोज करते रहे। 23 मई 1930 को 45 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। हो सिरमा से निको यगमा से जहातिन चेतन आबोदी सुमला हामा से ऊनगे चेतन बंदे मातरम। हम वीर धर्म छोटा पहाड़िया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे वर्तमान झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अप्रैल 1943 को दुमका जेल में उनका निधन हो गया। मातृभूमि के वीर सपूत को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से भी लू की चपेट में हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कल सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में पिछले 4 वर्षों की तुलना में इस साल अप्रैल के महीने में ही लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि फिलहाल 5 दिनों तक लू से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। हमारा जो अभी पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिन के लिए जो टेम्परेचर हाई चल रहा है इसमें थोड़ा रिडक्शन होगा और ये सभी एरिया में हीट वेव तो रहेगा, मगर एरिया ऑफ हीट वेव और इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव काफी तक रिड्यूस होगा 12 to 14 अप्रैल तक। इसके बाद फिर टेम्परेचर राइज होने वाला है। इसलिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए हमारा जो वार्निंग है कि हीट वेव कंडीशन रहेगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, और आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशन रहेगा पंजाब, हरियाणा इलाका में फॉर नेक्स्ट 5 डेज। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने फिजी में गिरमिटिया मजदूरों को संगठित किया था। भारत लौटने पर उन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध अगले 25 वर्ष में भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग होगा। भारत और अमेरिका ने चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में क्षेत्रीय स्थिरता और कानून के शासन को प्रोत्साहित करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम के हॉस्टल और शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट और मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर। सरकार ने पुलवामा और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से लू की चपेट में।
दक्षिण अफ्रीका में FIH महिला जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज शाम 5 बजे भारत का सामना इंग्लैंड से, और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।